स्वागत है आप लोगों का ओनली यूपीपीसीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे। उसके अलावा कोई भी दूसरा वीडियो आपको चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। टारगेट आपका 6 दिसंबर का है, उसी को हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है, इस पे हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश के द्वारा जो है भारत का किस तरीके से आर्थिक शोषण किया गया उसके संदर्भ में। ठीक है, ये जो आप नोट्स देख रहे हो घटना चक्र के समराइज्ड नोट्स हैं, बेहद सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए हैं और हर एक वीडियो के माध्यम से इनको मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे घटनाक्रम, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जिसमें घटना और उससे रिलेटेड ईयर के बारे में पूछा जाता है। तो जब तक मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ोगे नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। तो इसी के लिए हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग में घटनाक्रम और उसकी तिथि दे रखी है। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की, जो कि 1793 की थी। अब ये जो परमानेंट सेटलमेंट वाली बात है, स्थायी बंदोबस्त, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस वो व्यक्ति था जिसके द्वारा इसको शुरू किया गया, परमानेंट सेटलमेंट को। अब ये था क्या एग्जैक्टली exactly? मान लीजिए आप एक किसान हैं, ठीक है। अब ये चीज करी गई इसमें कि आपकी जमीन जो है हर साल एक मतलब फिक्स टैक्स जो है वो उस पर रख दिया गया। मतलब आपका एक कुछ जमीन का टुकड़ा है, खेती का टुकड़ा है, उस पर कह दिया गया कि हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट जो है टैक्स के रूप में देना होगा। अब चाहे फसल हो या ना हो, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपको ये जो टैक्स है वो तो पे करना ही होगा। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसको शुरू किया। यहां पर देखने वाली बात यह थी कि जमींदारों को जमीन का मालिक बनाया गया और उनसे कहा गया अब तुम जाकर जो है किसानों से टैक्स वसूल करोगे। अगर ज्यादा वसूल कर लेते हो तो अपने पास रख लो। मान लो सरकार ने ये बोला कि आप 100 रुपए की अगर फसल है तो हमें जो है उसके अंदर से 50 रुपए चाहिए। ठीक है, ये हम टैक्स लेंगे ही लेंगे। अगर आप 60 वसूल लेते हो तो ये जो बचा हुआ 10 रुपया ही अपने पास रख लो। अब ऑब्वियस सी बात है कि जमींदार जो हैं अब ये मालिक बने बैठे हैं, तब ये क्या किसानों का खून चूसेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे इनसे वसूलने की। इससे क्या होगा, किसान जो है एकदम गुलाम बन के रह जाएगा और धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, एकदम गरीबी के गर्त में डूब जाएगा। यही चीज हुई इस पॉलिसी से, जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, जो कि 1793 की थी। इसके बाद नेक्स्ट हम इवेंट के बारे में बात करते हैं, द असम कंपनी। ये जो द असम कंपनी है 1839 में इसको स्टेब्लिश किया गया। और आज की डेट में अगर आप देखो, आप चाय पीते हो, ठीक है, चाय का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। बट एग्जैक्टली इंडिया में जो चाय की खेती हुई है इसमें बहुत कड़वाहट थी। रॉबर्ट ब्रूस नाम का एक व्यक्ति था, उसने 1823 में असम में जंगली चाय की जो है खोज की थी, उसके पौधों की खोज की थी। कब की थी? 1823 में। नाम क्या था? रॉबर्ट, ये कहीं आप नोट कर लीजिएगा, ब्रूस। ठीक है, ये थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हुआ चलूंगा। सो रॉबर्ट ब्रूस ने 1823 में जो है असम में जंगली चाय की खोज की थी। और जब हम बात करते हैं द असम कंपनी की, तो ये 1839 में स्टेब्लिश हुई। यहाँ पर अब देखो, असम में कंपनी स्टेब्लिश करने का फायदा क्या था कि वो वहाँ के जो ट्राइब्स थे, जो जनजातियां थी या फिर हम कहते हो आदिवासी थे, वो इजिली जो है उनसे जमीन छीन ली गई, वो कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, और उन्हीं को उन जमीनों पर जो है, जो उनकी जमीनें थी, उनका हक था, उन्हीं को वहां पर मजदूर के रूप में काम पर लगाया गया और बहुत कम पैसे में एकदम सस्ते मजदूर की तरह जो है उन्होंने काम किया। इससे कंपनी को बेहद मुनाफा हुआ और ये सारा मुनाफा कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। ठीक है, अब इसमें वहां के जो आदिवासी थे वो कैसे बन गए? आपके बंधुआ मजदूर की तरह जो है काम करने लगे। उनकी लाइफ जो है एकदम ऐसी हो गई, बंधुआ मजदूर जैसी। ठीक है, सो ये काफी मतलब एक फैक्ट है आपका चाय के संदर्भ में, द असम कंपनी। सो आपको एग्जैक्टली ये ईयर याद रखने हैं, मैं एक एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूंगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें रेंट एग्रीमेंट की। आप इसका साल देखो, 1859।
यानी कि 1857 के बाद 1857 की क्रांति में किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, सिपाहियों ने भी लिया था। अब यहाँ पर सरकार जो थी इस बात से डर गई थी कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कुछ ऐसा हो, तो कुछ ऐसा करते हैं कि किसान जो है थोड़ा सा खुश हो जाएं, और किसानों को खुश करने के लिए ही इस रेंट एग्रीमेंट को लाया गया। यहाँ पर यह बात बोली गई इस रेंट एग्रीमेंट में, जो कि आपका 1859 का था, इसमें बोला गया कि अगर मतलब इसमें अगर इन शॉर्ट कहें तो किसानों को जो है ऑक्युपेंसी राइट्स दिए गए, यानी कि अब जो है आप अपनी जमीन के मालिक बन सकते हो, ठीक है, या फिर जिस जमीन पे आप काम कर रहे हो उसके मालिक बन सकते हो। लेकिन आपको ये प्रूव करना होगा कि 12 साल से 12 ईयर से आप यहीं पर हो, इसी जमीन पर आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, बीच में खड़ा था जमींदार। अब जमींदार तो कभी ऐसा होने नहीं देगा कि किसानों को वो जमीन का राइट ले लेने दे, क्योंकि जमींदार बहुत ताकतवर थे, और किसान जो थे बेचारे साबित ही नहीं कर पाते थे, उनकी अपनी जमीन पे वो साबित नहीं कर पाते थे कि ये जमीन उनकी है। और इसकी वजह से क्या होता था, उठाकर उनको बाहर फेंक दिया जाता था, उनको उनकी जमीन से ही हटा दिया जाता था। तो एक तरीके से देखें तो ये रेंट एग्रीमेंट जो 1859 का था, ये एक तरीके का दिखावे का कानून था, जिसमें ये चीज तो दिखाई जा रही थी कि हम यार फार्मर्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली फार्मर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लंदन इंडिया सोसाइटी की। अब इसका नाम ही है लंदन इंडिया सोसाइटी, जो कि 1865 में इस्टेब्लिश हुई है। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया की जो परेशानी है, यहाँ के जो लोगों की दिक्कतें थी, इन दिक्कतों को इंग्लैंड में बताना, ठीक है। अब वहां पर मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत की समस्याएं पहुंच पाए, उसके लिए जरूरी था कि कोई हो एज अ मीडिएटर जो वहां पर काम कर पाए। अब इसमें इंडियंस भी शामिल थे इस सोसाइटी में, इसके अलावा ब्रिटिश लिबरल्स भी शामिल थे इसमें, और उनका काम ये था, उन्होंने ये काम किया कि वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की आवाज पहुंचाई। दादा भाई नौरोजी, बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, उन्होंने इस आवाज को वहां तक पहुंचाने का मतलब इनको श्रेय जाता है, और इन्होंने बहुत काम किया। दादा भाई नौरोजी ने ही एक थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। क्या? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बेहद इंपॉर्टेंट है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करोगे तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि भारत का पैसा जो है वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। किस तरीके से जा रहा है? देखो, इंडिया में रॉ मटेरियल था, मतलब आप देखो तो कपास जिससे कपड़े बनने थे, ठीक है, गेहूं या फिर अनाज जो था, ये सब रॉ मटेरियल के रूप में जो है इंग्लैंड भेजा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब जब ये इंग्लैंड पहुंच जाता था, ठीक है, इंग्लैंड पहुंच के यहाँ पर ये प्रोसेस होता था, प्रोसेस होके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, जैसे कपास है, फाइनली उससे जो कपड़े बने वो शर्ट और पैंट ये सब बन गया, और इसको कहाँ भेज दिया गया? इंडिया भेज दिया गया। रॉ मटेरियल क्या, मान लो 5 रुपए में, और ये जो प्रोसेस्ड मटेरियल आया एकदम रेडीमेड तैयार होके, ये आया आपका 50 रुपए में। तो 45 रुपए का मुनाफा किसे हुआ? इंग्लैंड को हुआ। तो यहाँ पर देखो, भारत का पैसा, मतलब यहाँ पर जब बेचा तो भारतीयों ने 45 रुपए यहाँ पर पे करे, और 5 रुपए अपना तो जो रॉ मटेरियल था वो तो दिया ही दिया। तो सीधे सीधे देखो, भारत से पैसा जो है इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। इसी वजह से जो है धीरे 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 भारत जो है गरीब होता चला गया। सो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं इनकी कि जो आपका लंदन इंडिया सोसाइटी है, तो फिर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो ये हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे 1892 में, और ये पहले एशियन थे, मतलब सिर्फ भारतीय नहीं, पहले एशियन थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए। इन्हीं को भारत का ओल्ड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। इनके जन्म की बात करें, मुंबई में जन्मे थे 1825 में। 1867 में इन्होंने एक बुक लिखी, बेहद इंपॉर्टेंट बुक, उसका नाम है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखी गई? 1867 में। ये सारी चीजें आगे भी हम पढ़ेंगे, बट यहां पर हम थोड़ा सा इसको देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। 1892 में ये जो है फिल्सबरी सेंट्रल से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे, और पहले एशियाई थे। सो ये सारी चीजें थी। बाकी इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें कि ब्रिटिश भारत में औसतन सैन्य बल पर खर्च को केंद्रीय राजस्व का लगभग 40% माना जाता था।
माना जाता है, मतलब 40% जो है खर्च किया जाता था सेना के ऊपर। अब ऑब्वियसली बात है कि सेना का काम यहाँ पर भारतीयों की रक्षा नहीं था, सेना का काम ये था कि जो यहाँ पर भारतीय हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल नहीं करेंगे कल को ये जो है वो कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी ये 40% पैसा जो है खर्च करती थी। इसके अलावा इन लोगों को जो है भारतीय सेना को बाहर भेजा जाता था, जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए बाहर जाकर लड़ाई करते थे, ठीक है, अफगानिस्तान, बर्मा, अफ्रीका, यहाँ पर इनको भेजा जाता था, समझ रहे। सो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन ही चल रहा था ब्रिटिश के द्वारा। चलो ये आज के इस वाले सेशन को अब यहीं पर एंड करते हैं। काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी आज के इस सेशन से। डेली बेस पर इन वीडियोस को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9027281376, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और ये जो नोट्स हैं इनको आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप लक्ष्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर्स रहेगा, और 11,000 MCQ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। टोटल जो फीस रहेगा उसका वो 1500 रुपीज रहेगा। आप इस नंबर पर अधिक जानकारी ले सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज भी नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप कंप्लीट कोर्स में एनरोल भी करा सकते हैं। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।